आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर बात करेंगे, जल संकट। क्या? वाटर क्राइसिस पे बात करेंगे। जल कितना महत्वपूर्ण है ये सभी लोग समझते हैं। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। रहीमन कवि का एक दोहा है, आप लोग जानते ही होंगे। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गयो न उबरो मोती मानस चून। तो बिन पानी सब सून वाली बात तो बिल्कुल सही है। यह पानी का मतलब बहुत है रहीमन के दोहे में, लेकिन पानी का मतलब हमारे लिए जल। क्या? जल ही जीवन है। क्या बताए थे? उसी का होगा कल जिसकी मुट्ठी में होगा जल। आने वाले समय में तेल के लिए नहीं बल्कि जल के लिए युद्ध होगा। और जल संकट की स्थिति केवल भारत या हमारे बिहार में ही नहीं, पूरी दुनिया में है। क्या है? पूरी दुनिया में जल संकट की स्थिति है। ठीक है, कैसे है जल संकट की स्थिति? तो पूरी दुनिया में पानी तो बहुत है, पानी बहुत है, लेकिन जितना पानी है उसका 97.4% समुद्र का खारा पानी है, जिसको पी नहीं सकते। कितना परसेंट? 97.4% समुद्र का खारा पानी है। बाकी बचा आपको 1.8% जो पीने लायक है, तो वो ध्रुवों पर बर्फ के रूप में है, ध्रुवों पर बर्फ के रूप में है। और फिर जो बचा खुचा है 0.8%, जितना पानी है धरती पर, जितना पानी है धरती पर उसका मात्र 0.8% मीठा पानी है, फ्रेश वाटर है, पीने लायक है। और 0.8% जो है वह भी क्या हो रहा है? औद्योगिकरण, नगरीकरण, अरबों टन हम लोग वेस्ट पूरी दुनिया में इंसानों के द्वारा ये किया जा रहा है, उत्सर्जित किया जा रहा है। ठीक है, वो भी क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है। तो ये जल संकट जो है वह पूरी दुनिया की स्थिति है। कहा जा रहा है जितनी तेजी से जंगल कट रहे हैं, क्या? जितनी तेजी से जंगल कट रहे हैं उससे दोगुने तिगुने तेजी से जल स्रोत सूख रहे हैं। तो ये जल संकट पूरी दुनिया की स्थिति है, पूरी दुनिया की समस्या है, बर्निंग इशू है, और भारत के लिए भी है। ठीक है, तो आज इसी मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे, जल संकट। ठीक है, जल संसाधन है और संसाधन का संकट कब उत्पन्न होता है? जैसे आपके पास रुपया है, पैसा है, तो पैसा संकट कब उत्पन्न होता है? जब क्या पैसा संकट को कहा जाए डिफाइन करने के लिए, तो कैसे कीजिएगा? आपकी जरूरतों की पूर्ति के लिए आपके पास पैसा ना होना, यही ना पैसा का संकट है। जितना आ रहा है उससे ज्यादा खर्च हो रहा है। ठीक है, जितनी जरूरत है उसकी पूर्ति उपलब्ध स्रोतों से नहीं हो पाना। मांग और आपूर्ति में अंतराल जो है वही संकट है। जरूरत और उपलब्धता में जो अंतराल है वही संकट है। समझ में आई बात? जरूरत जितनी है और उतना उपलब्ध नहीं है तो क्या हो गया? संकट। मांग जितनी है और उतना उपलब्ध नहीं है तो क्या हो गया? संकट। तो जल संकट को ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। जल संकट में बहुत बातें आती है, वाटर स्कार्सिटी, वाटर स्ट्रेस, वाटर रिस्क, ठीक है, वाटर डेफिसिट, वाटर शॉर्टेज। ठीक है, सब जल संकट के ही पहलू हैं। तो सबसे पहले परिभाषा की बात करेंगे, जल संकट है क्या उसको समझते हैं। लिखिए, जब किसी क्षेत्र में तो जल संकट का सिंपल कंसेप्ट क्या है? मांग अधिक हो, कब? किससे? पूर्ति से, पानी से। पानी की तो बात हो ही नहीं है। मांग अधिक हो आपूर्ति से, उपयोग जितना आप कर सके उसके लिए मांग। किसके लिए मांग? उपयोग के लिए, यूज के लिए। लेकिन
आपूर्ति उतनी नहीं हो रही, जरूरत जितनी है, जरूरत जितनी है उतना उपलब्ध नहीं हो, तो क्या है, क्या है, संकट है। सिंपल संकट की परिभाषा क्लियर है। जब मांग के अनुरूप आपूर्ति ना हो रहा हो, जब जरूरत के अनुरूप उपलब्धता ना हो, और बहुत ज्यादा उपलब्धता हो तो भी रिस्क है। क्या होगा, बाढ़, और एकदम नहीं हो तो ये हो गया वाटर रिस्क। क्या हो गया, वाटर रिस्क। तो वाटर रिस्क कब होता है, नेचुरल कारण से भी होता है, और सही ढंग से मैनेजमेंट ना हो, गवर्नेंस, वाटर गवर्नेंस, जल से संबंधित शासन व्यवस्था ठीक से काम नहीं करे, प्रबंधन मैनेजमेंट सही ढंग से नहीं हो। समझ गए, कोई दिक्कत है? चलिए लिखिए, जब किसी क्षेत्र में जल के उपयोग की मांग बढ़ जाए और आपूर्ति कम हो जाए, एवं जैसे आपूर्ति कम हो जाए तो लोग प्रयास करेंगे जो जल संसाधन उपलब्ध है उनसे ज्यादा आपूर्ति करवाई जाए, नहीं समझे? लेकिन तब भी अगर नहीं हो तब संकट की स्थिति उत्पन्न होगी। क्लियर है? लिखिए, क्या लिखे थे, आपूर्ति कम हो जाए एवं जल संसाधनों द्वारा भी इसकी पूर्ति न की जा सके तो उस क्षेत्र में रहने वाले लोग जल की कमी से जूझने लगते हैं। जल की कमी से जूझने लगते हैं। जल की इस कमी को जल संकट के नाम से जाना जाता है। जल की इस कमी को जल संकट के नाम से जाना जाता है। अब इसकी परिभाषा ऐसे भी दी जा सकती है कि जल तो बहुत है, जल की कमी नहीं है, जल तो बहुत है, लेकिन जिस जल को उपयोग में हम ला सके उसकी उपलब्धता कम हो। समझ में आई बात? जिस जल को हम उपयोग में ला सके उसकी उपलब्धता कम हो तो संकट की स्थिति उत्पन्न होती है। तो दूसरे तरीके से भी जल संकट की परिभाषा लिखी जा सकती है। लिखिए, पहले चेंज करके, जिस जल को प्रयोग में लाया जाए उस जल की अनुपलब्धता को ही जल संकट के रूप में जाना जाता है। अगर आपूर्ति भी जो बताया मैंने
उपयोग के लायक या उपयोग के योग्य जल की अनुपलब्धता क्या है? क्या है? संकट। ठीक है, आगे लिखिए। पृथ्वी पर विशाल जल सागर होने, पृथ्वी पर विशाल जल सागर होने एवं नवीकरणीय संसाधन होने के बावजूद जल दुर्लभता जल दुर्लभता जल दुर्लभता एक विकट समस्या है। एक विकट समस्या है। लिख लिए, पहला चेंज करके फिर लिखिए एक और परिभाषा। जीवन से जुड़ी जरूरतों जीवन से जुड़ी जरूरतों की पूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता का अभाव ही जल संकट है। ही जल संकट, समझ गए? अब इसमें जल संकट से जुड़ा पहलू है जल तनाव, वाटर स्ट्रेस। क्या? वाटर स्ट्रेस और वाटर रिस्क। तो वाटर स्ट्रेस और वाटर रिस्क क्या है वो भी हम लोग देख लें। कुछ भी वाटर स्ट्रेस मतलब क्या? तनाव। तनाव कब उत्पन्न होता है? जैसे आपके पास पैसा रुपया से संबंधित तनाव कब उत्पन्न होता है? जितनी जरूरत हो वो पूरा ना हो जाए, जितनी मांग हो जरूरत हो उपलब्ध ना हो तो क्या होगा? तनाव। तो वही संकट ही तनाव है, लेकिन लोग यूज करते हैं वाटर स्ट्रेस। आप लोगों ने ये स्ट्रेस क्या है? कोई अलग चीज नहीं है, सिंपल कंसेप्ट की बात है, कॉमन सेंस की बात है। जल तनाव मतलब जल संकट से अलग, उसी का एक पहलू हो गया जल जोखिम, वाटर रिस्क। तो जल से जुड़ा हुआ जोखिम क्या क्या है सोचिए। एक, उपलब्ध ना होना पीने योग्य। दूसरा, इतना उपलब्ध होना कि डूब जाए। नहीं समझे? तीसरा, सूखा और पीने लायक पेयजल की उपलब्धता ना होना। और भी इंडस्ट्री में, कृषि में जल का उपयोग होता है ना, इंडस्ट्री में होता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें जल का उपयोग होता है, तो उनके लिए जल उपलब्ध ना होना। तो जल से जुड़ा जोखिम ये, ठीक है, लिखिए जल तनाव, पैरा चेंज करके। जल संकट से जुड़े विभिन्न पहलू में जल तनाव और जल जोखिम, जल संकट और जल प्रबंधन और तमाम पहलू पर हम बात करेंगे। यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी या कोई भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा। हर पहलू से हम यहाँ पर ये एनालिसिस करेंगे, आप लोगों को नोट डाउन करवा देंगे, समझा देंगे।
जल संकट से जुड़े पहलू, जल तनाव और जल जोखिम। जल तनाव का अंग्रेजी वाटर स्ट्रेस। जल से जुड़े रहे, जल संकट से जुड़े पहलुओं में जल तनाव, वाटर स्ट्रेस और जल जोखिम, वाटर रिस्क। को शामिल किया जाता है। जल तनाव पैदा चेंज की स्थिति तब उत्पन्न होती है जल तनाव की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी समय जल की मांग, उपलब्ध जल की मात्रा, जल की मांग उपलब्ध जल की मात्रा से अधिक हो जाती है। एक मिनट, क्या मैंने बताया? मांग उपलब्धता से अधिक हो जाती है। क्लियर है? दूसरा ये भी है कि अगर उपलब्ध हो, सुनिए पहले सुन लीजिए, उपलब्ध हो लेकिन पीने लायक, तब भी तनाव होगा ना, पानी तो है लेकिन पी नहीं सकते हैं, तो देखिए वो भी है। या जब जल की खराब गुणवत्ता के कारण जल की खराब गुणवत्ता के कारण यह पीने योग्य नहीं रह जाता है। ठीक है, ठीक है। जल तनाव का मतलब क्या हुआ? जल तनाव का मतलब क्या हुआ? जब मांग की तुलना में मांग से ज्यादा, मांग अधिक हो, उपलब्धता कम हो, तो क्या हो गया? जल तनाव। एक बात तो ये होगी कि उपलब्धता कम हो, दूसरी बात उपलब्ध हो भी तो पीने योग्य नहीं हो। समझ में आई बात? दो पहलू जल तनाव का। क्या? एक उपलब्धता मांग के अनुरूप, तो क्या उपलब्धता मांग के अनुरूप कम हो, तो बोलने में इतना ही क्यों हो रहा है? दूसरा उपलब्ध हो भी तो पीने योग्य, उपयोग योग्य नहीं हो। ये क्या हो गया? वाटर स्ट्रेस पैदा चेंज। जल जोखिम कौमा जल प्रदूषण खराब जल प्रबंधन जल की कमी बाढ़ सूखा
की संभावना से जुड़ा हुआ है। ठीक है, समझ आई बात। तो ये हो गया जल तनाव और जल जोखिम। और भी बहुत सारे शब्द प्रचलित हैं, जैसे वाटर स्कार्सिटी, वाटर शॉर्टेज, वाटर डेफिसिट। ठीक है, ये सब भी प्रचलित है, सब लगभग एक जैसा ही कंसेप्ट है। अब हम लोग थोड़ा सा वाटर स्ट्रेस इंडेक्स है एक, फाल्कन मार्क इंडिकेटर भी कहा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। वाटर स्ट्रेस इंडेक्स, देखिए वाटर स्ट्रेस इंडेक्स, या इसको फाल्केन मार्क इंडिकेटर भी कहा जाता है। ठीक है, वाटर स्ट्रेस इंडेक्स या फाल्कन मार्क इंडिकेटर, लिख लीजिएगा ना, लिख लिए। ये क्या है, इसके बारे में हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं। यह किसी देश की कुल आबादी एवं उस देश में कुल जल उपलब्धता के बीच संबंध को बताता है। यह विशेषकर उस दबाव को बताता है, यह विशेषकर उस दबाव के बारे में बताता है जो आबादी द्वारा जल संसाधनों पर डाला जाता है। जो आबादी द्वारा जल संसाधनों पर डाला जाता है, लिख लिए, क्लियर है। वाटर स्ट्रेस इंडेक्स हो गया पहला चीज। किसी देश में यदि प्रति व्यक्ति नवीकरणीय जल की मात्रा नवीकरणीय जल की मात्रा डैश देके फिर नीचे से पॉइंट वाइज लिखिए, 1700 घन मीटर से कम हो, 1700 घन मीटर से कम हो, 1700 घन मीटर से कम हो तो माना जाता है कि वह देश जल तनाव, वाटर स्ट्रेस का सामना कर रहा है।
एक मिनट। जब आपके पास पैसे का तनाव हो, मांग जितनी है, जरूरत जितनी उतना उपलब्ध नहीं हो, तो टेंशन में रहिएगा। लेकिन हो सकता है पूरा हो जाए, पिताजी दे दे, पिताजी भी ना दे और कोई उपाय ना हो, तब क्या हो गया? स्ट्रेस बदल गया स्कार्सिटी में। क्या बदल गया? अब क्या हो गया? स्कार्सिटी। समझ आई बात? तो दोनों में थोड़ा अंतर है। तनाव कब उत्पन्न होता है? जब उपलब्धता कम हो, जितनी मांग हो, तनाव हो गया। लेकिन अगर उसकी पूर्ति नहीं हो रही हो, अब क्या हो गया? स्कार्सिटी। क्लियर है? तो अभी क्या लिखा है? अभी क्या लिखाए थे? 1700 घन मीटर उपलब्ध ना हो तो क्या हो गया? वाटर स्ट्रेस। 1000, नेक्स्ट पॉइंट उसी में, 1000 घन मीटर से कम हो, 1000 घन मीटर से कम हो तो माना जाता है कि वह देश जल की कमी, ब्रैकेट में वाटर स्कार्सिटी, का सामना कर रहा है। ठीक है? और जब 500 घन मीटर से भी कम हो जाए, 500, नेक्स्ट पॉइंट, जब 500 घन मीटर से भी कम हो, किसकी उपलब्धता? हाँ, नवीकरणीय जल संसाधन की उपलब्धता 500 घन मीटर से भी कम हो तो माना जाता है कि वह देश जल की पूर्ण कमी, एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी, का सामना कर रहा है। जल की पूर्ण कमी, पूर्ण कमी एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी, का सामना कर रहा है। ठीक है? अब वाटर स्कार्सिटी या वाटर क्राइसिस जो है, ये पूरी दुनिया की समस्या है। क्यों समस्या है? उसका एक पहलू मैंने पहले ही बता दिया, 97.4 ये ना % जो है वह किस में है? जितना उपलब्ध पानी है उसका समुद्रों में है, जो खारा है, जो पीने योग्य नहीं है। और 1.8% है ध्रुवों में, ध्रुवों में ग्लेशियर के रूप में, बर्फ के रूप में है। और 0.8% ही मीठा पानी और पीने योग्य, वह भी क्या हो, नित्य प्रतिदिन प्रदूषित होता जा रहा है। ठीक है? और जितने रफ्तार से जंगल खत्म हो रहे हैं, उसके तिगुने रफ्तार से वाटर सोर्स, जल स्रोत सूख रहे हैं। तो ये पूरी दुनिया की समस्या है। लिखिए पहला चीज, जल सब, पहले पूरी दुनिया के बारे में थोड़ी बात कर लेते, उसके बाद हम लोग अपने देश पर आ जाएंगे। ठीक है? जल संकट वैश्विक चिंता का विषय है। पहले चेंज, वैश्विक चिंता किस तरह, या कंटिन्यू भी कर सकते हैं। वास्तविकता यह है कि
धरती पर मौजूद पानी का अधिकांश 97.4% समुद्रों में भरा पड़ा है। नाइन्टी 97.4% समुद्रों में भरा पड़ा है। यह सारा जल खारा है। जो सीधे तौर पर हमारे पीने लायक नहीं है। उसका विलवणीकरण, डिसैलिनेशन करके पिया जा सकता है, नमक को हटा करके। जो सीधे हमारे पीने लायक नहीं है, देखिए। इसके बाद थोड़ा पानी 1.8%, थोड़ा पानी 1.8% ध्रुवों की बर्फ के रूप में विद्यमान है। ध्रुवों की बर्फ के रूप में विद्यमान है। धरती पर उपलब्ध पानी का मात्र 0.8% ही हमारे पीने योग्य है और दैनिक कार्यों के उपयुक्त है। और वह भी प्रदूषण की समस्या से अछूता नहीं है। लगातार बढ़ती आबादी और पानी की खपत के कारण यह संभावना जताई जा रही है कि अगले विश्व युद्ध का कारण पानी ही होगा। एक शोध के मुताबिक जिस रफ्तार से जंगल खत्म हो रहे हैं, उससे 3 गुना अधिक रफ्तार से जल के स्रोत सूख रहे हैं। जिस रफ्तार से जंगल खत्म हो रहे हैं, उससे 3 गुना अधिक रफ्तार से जल के स्रोत सूख रहे हैं।
संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022, संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट के अनुसार जल धाराओं, झीलों, जलाशयों, से ताजे जल की कमी के संबंध में, नहीं क्या कर रहा है तो कमी के संबंध में वैश्विक चिंता बढ़ती जा रही है। क्या लिखे? पूरा लिखिए, पूरा शुरू से बताइए इसमें। विश्व भर में जल तनाव बढ़ते जा रहे हैं। विश्व भर में जल तनाव बढ़ते जा रहे हैं। बदलती जलवायु प्रवृत्तियों बार बार उभर रही प्राकृतिक आपदाओं, और महामारियों की अचानक तेज वृद्धि से यह स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है। अब हम लोग भारत के बारे में बात करेंगे, ठीक है? भारत के बारे में बात करेंगे। पैरा चेंज करके या ऐसे लिख दिए भारत की स्थिति। हाँ, विश्व की लगभग 17% आबादी वाला भारत विश्व के ताजे जल संसाधनों
का मात्र 4%। कितना? आबादी कितना है? 70%। कुल जल उपलब्धता जो है विश्व की, उसमें 4%। मतलब जल संसाधन कौन? ताजा जल संसाधन जितना है उसका मात्र 4% ही रखता है। भारत विश्व में भूजल का सबसे अधिक दोहन करता है। भारत विश्व में भूजल का सबसे अधिक दोहन करता है। अब ये दोहन भारत के बाद सबसे अधिक दोहन करने वाला यूएसए है, सॉरी चीन है, और उसके बाद यूएसए है। समझ आई बात? भूमिगत जल का दोहन करने वाला सबसे शीर्ष स्थान पर कौन है? भारत। दूसरे स्थान पर चीन। तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। और लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, विडंबना यह है कि हमारा भारत जितना दोहन करता है भूजल का, वो चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों को मिलाकर जितना दोहन हो रहा है उससे अधिक है। नहीं समझे? हाँ, वो दोनों मिलकर जितना खपत कर रहा है उससे ज्यादा हम लोग कर रहे हैं। क्लियर है? लिखिए, कहा क्या लिखा रहे थे? हाँ लिखिए, यह मात्रा विश्व के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े भूजल दोहन करता, सबसे बड़े भूजल दोहन करता चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के संयुक्त दोहन से भी अधिक है। पहला चेंज। हालांकि भारत में निष्कर्षित भूजल, मतलब जितने भूजल का को निकाला जाता है, निष्कर्षित भूजल का केवल 8%, 8%, 8% ही पेयजल के रूप में उपयोग किया जाता है। पेयजल के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका 80% भाग सिंचाई में उपयोग किया जाता है। शेष 12% भाग का उपयोग उद्योगों द्वारा किया जाता है। शेष 12% भाग का उपयोग उद्योगों द्वारा किया जाता है।
पहला चेंज, कुछ समय पहले नीति आयोग ने पूरी दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा दोहन करने वाला देश कौन है? भारत। और इसके दोहन की मात्रा कितनी है? दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाले चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के संयुक्त दोहन से भी अधिक है। पूरी दुनिया का लगभग 17% आबादी वाला भारत ताजे पानी का कितना प्रतिशत? मात्र 4%। और निष्कर्षित भूजल जो है भारत में, उसका कितना प्रतिशत? पेयजल के 8, सिंचाई 80, उद्योग 12। अब कुछ दिनों पहले ये नीति आयोग ने कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जारी किया था 2018 में। उसमें क्या इंडेक्स में बताया गया वो जानना जरूरी है। देखिए, कुछ समय पहले नीति आयोग ने समग्र जल प्रबंधन सूचकांक समग्र जल प्रबंधन सूचकांक ठीक है, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2018 जारी किया था। पहला चेंज, इस रिपोर्ट में कहा गया कि इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत इतिहास के सबसे भीषण जल संकट, भारत इतिहास के सबसे भीषण जल संकट दौर से गुजर रहा है। भीषण जल संकट के दौर से गुजर रहा है, जो दिन प्रतिदिन भयानक होता जा रहा है। पीने योग्य पानी नहीं है, तो ये भी हमारी उपलब्धि है। नहीं समझे? ठीक है, ये भारत की विडंबना है। एक तरफ हम रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल बना रहे हैं, ठीक है, सुपर कंप्यूटर बना रहे हैं, 600 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ठीक है, चीन को, अमेरिका को, रूस को, ठीक है, चुनौती दे रहे हैं, विदेश नीति के मोर्चे पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। चंद्रयान, मंगलयान, शुक्रयान, गगनयान की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ 75% घरों में पीने योग्य पानी नहीं है। और ये कौन कह रहा है? विपक्षी पार्टी नहीं कह रही है, या चाइना या पाकिस्तान नहीं कह रहा है। कौन कह रहा है? नीति आयोग कह रहा है। ठीक है, ये क्या है? सुखद स्थिति है या चिंताजनक स्थिति है? चिंताजनक। तो ये मुद्दा बनना चाहिए कि नहीं? वाटर क्राइसिस, जल संकट एक बड़ा मुद्दा है भारत के सामने। ठीक है, लिखिए, क्या लिखे? बाद भी 75%, 75% घरों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। अर्थात उन्हें
पेयजल के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। ये 2018 की रिपोर्ट है। इस 2018 की इस रिपोर्ट में ही नीति आयोग ने कहा कि 2020 तक भारत के 21 शहर ऐसे होंगे जो पानी की कमी से, भूजल की कमी से जूझ रहे होंगे। जीरो ग्राउंड वाटर, क्या पानी, नीचे का पानी खत्म, ये जूझ रहे होंगे। लिखिए 2023 में लिखा रहे हैं और 2020 की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि रिपोर्ट कब का है रखा, तो ये ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिएगा सब 20 क्यों लिखा दिए। नीति आयोग की रिपोर्ट ये 2018 की है। लिखिए 2020 तक देश के 21 शहर, 2020 तक देश के 21 शहर, 21 सिटीज भूजल की कमी से जूझ रहे होंगे। दो 2030 तक देश में जल की मांग जल की मांग, इसकी आपूर्ति की तुलना में दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी हो जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक जल संकट के कारण जीडीपी में 6% तक की गिरावट आ सकती है। ठीक है, अभी तक पढ़े आप लोग, हम डेटा दे रहे थे विश्व स्तर पर, फिर भारत के स्तर पर डेटा देना क्यों जरूरी था? बताना कि संकट है। संकट है, संकट कैसे है, कुछ ठोस बात रहेगी तब ना। कह दीजिए देश में करोड़ों लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, कह तो दिए, कैसे कहे, क्या कहे, कुछ ठोस कारण बताना होगा ना। यहाँ नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है क्या, 60%, 60 करोड़, देश में 60 करोड़ लोग पीने के पानी की गंभीर कमी से जूझ रहे हैं, पानी की गंभीर कमी से जूझ रहे हैं। और 75% घरों में पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं है। मतलब क्या, उन्हें पीने के लिए पानी दूसरी जगह से लाना पड़ता है। क्लियर है? और 2 लाख लोग जल जनित रोगों से प्रतिवर्ष, क्यों जल जनित रोगों से मर रहे, क्यों? क्योंकि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है। 30 तक हमारी मांग कितनी हो जाएगी? दोगुनी। ठीक है, और जल संकट के चलते जीडीपी में कितनी गिरावट आ सकती है? 6% तक। एक बार अभी तक तो जल संकट क्यों है भारत में? पूरी दुनिया की बात बाद में करेंगे, भारत में बात करेंगे। जल संकट क्यों है?
और इसका सुझाव मतलब क्या दिए, कैसे जल संकट को खत्म किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, उस पर बात करेंगे अब। तो वहां जाने से पहले अभी तक जो पढ़े उसको ब्रीफ में हम लोग देख लेते हैं। जल संकट हम पढ़ा रहे थे, जल संकट किसे कहते हैं? जब उपयोग के लिए जल की मांग के अनुरूप आपूर्ति न हो, यानी कम हो, आपूर्ति कम हो, तो इस स्थिति को जल संकट या जीवन से जुड़ी जरूरतों के अनुरूप पानी की उपलब्धता कम हो तो क्या कहते हैं? जल संकट। कोई दिक्कत? उपयोग योग्य जल की उपलब्धता का अभाव, नहीं समझे? उपयोग योग्य, जैसे पानी तो बहुत है, पानी बहुत है ना, लगभग 71% क्या है, यही ना पढ़े, क्या है? पानी है ना। तो उपयोग, लेकिन उपयोग योग्य पानी कितना है? कितना है? 0.8%। 97.4% क्या है? समुद्र में। तो संकट ये है। संकट क्या है? मांग, संकट का मतलब मांग अधिक, आपूर्ति कम। संकट का मतलब जरूरत अधिक, उपलब्धता कम। संकट का मतलब उपयोग योग्य, जिसको उपयोग में ला सके, जल की उपलब्धता का अभाव, है ना। अब जल संकट से जुड़ा पहलू क्या है? वाटर रिस्क। वाटर रिस्क में क्या? मांग अधिक हो और आपूर्ति कम हो। ये वाटर रिस्क में भी आया, लेकिन ये वाटर स्ट्रेस हो गया। वाटर रिस्क में भी आ सकता है, वाटर स्ट्रेस, जल तनाव। मांग अधिक हो, आपूर्ति कम हो, और आपूर्ति अगर हो तो पीने योग्य नहीं हो। समझ आई बात? उपलब्ध हो लेकिन पीने योग्य न हो, पीने योग्य या उपयोग योग्य न हो, तो ये क्या? वाटर स्ट्रेस। वाटर रिस्क क्या हुआ? अच्छा, वाटर रिस्क, वाटर स्ट्रेस इंडेक्स बताए थे। हाल्केनबार्ग इंडेक्स बताए थे ना। अगर नवीकरणीय जल संसाधन की मात्रा 1700 घन मीटर से कम हो तो क्या माना जाता है? वाटर स्ट्रेस। 1000 घन मीटर से कम हो, वाटर स्कार्सिटी, और 500 घन मीटर से कम हो तो एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी। ये मोटा मोटी क्या हो गया? वाटर क्राइसिस। किसका? वाटर क्राइसिस, जल संकट से जुड़ा हुआ ये सब कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? वाटर स्ट्रेस समझ गए? वाटर रिस्क, वाटर रिस्क में क्या? वाटर रिस्क में वाटर स्ट्रेस भी आया नहीं, ये फ्लड आया, ड्राउट आया, बाढ़, सूखा वगैरह वगैरह, पीने योग्य पानी की कमी, जल प्रदूषण, जल जनित बीमारी, ये सब क्या हो गया? वाटर रिस्क। और वर्ड भी बहुत सारा प्रचलित है, वाटर शॉर्टेज, वाटर स्कार्सिटी। स्कार्सिटी की तो बात किया ही हम लोगों ने। तो ये और विश्व के संबंध में क्या? पूरी दुनिया के संबंध में 97.54% कहाँ है? समुद्र में। उसके बाद 0 पॉइंट क्या, कितना है? 1.6 कितना लिखा है? 8
1.8 1.8% ध्रुवों पर है, बर्फ के रूप में ये भी पिया जा सकता है। और हमारे लायक कितना है, यानी जाहिर है। और ये भी क्या हो रहा है, प्रदूषण। और क्या बताए थे कि जंगल जितनी तेजी से कम हो रहे हैं उससे तिगुनी रफ्तार से वाटर सोर्स सूख रहे हैं। तो या तो प्रदूषण हो रहा है या सूख रहा है। वो क्या है, जाहिर है कि संकट की स्थिति है। अभी इंडेक्स बताए थे, यूएन की रिपोर्ट 2022 लिखा है ना, उसे यूएन क्या कहता है कि पूरी दुनिया में बढ़ती आबादी, महामारी, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता के कारण जल तनाव, जल जोखिम, जल संकट की स्थिति मौजूद है। यूएन की रिपोर्ट 2022 में कहा गया ना, क्या क्या कारण बता रहा है ये रिपोर्ट। जलवायु परिवर्तन, बढ़ती लगातार बढ़ रही आबादी। यूएन की रिपोर्ट जो अभी आई है, पॉपुलेशन यूएन पॉपुलेशन फॉर फंड फॉर पॉपुलेशन, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, हम लोग कितने हो गए, हम लोग बोलो यहाँ पूरे इंसान की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया की बात, 8 अरब से अधिक हो गए, 8 अरब से अधिक हो गए। तो ठीक है, बढ़ती आबादी, प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता, और ऊपर से महामारी, कभी कोविड, कभी जीका, कभी निपाह, कभी इबोला, ठीक है, नया नया बीमारी पड़ा है। तो स्थिति क्या है, जल संकट और गंभीर। ये सारी भी महामारी उत्पन्न हो रहा है तो उसको जल संकट से क्या लेना है, पानी भी तो दूषित हो रहा है। क्लियर है, जल संकट चिंता का विषय। और कहा जा रहा है तीसरा विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध किस लिए होगा, वाटर, ठीक है। भारत के संबंध में क्या भारत की स्थिति, हमारी आबादी लगभग कितनी है, आबादी लगभग किसका, 70% किसका, भारत का, पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया का 70% है। वाटर, ताजा जल कितना, 60%। विश्व में सबसे अधिक भूजल दोहन करता जो क्या है, चाइना प्लस यूएसए से अधिक। इतना पानी पीते हैं हम लोग, पानी को बहुत महत्व देते हैं हम लोग ना, पानी ही पानी है। हाँ, उसके बाद नीति आयोग की रिपोर्ट जो है, नीति आयोग की रिपोर्ट क्या है, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक 2018। नीति आयोग की रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट है, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, कब, 18 की रिपोर्ट में क्या कहा गया, 60 करोड़ लोग क्या पानी की कमी से जूझ रहे हैं। कहाँ, भारत में, ये भारत का ही है, ठीक है। और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के अभाव में 2 लाख लोग, कितना, क्या हो रहा है, जल जनित रोग से मर रहे हैं। और क्या कहा,
70 साल बाद भी 75% घरों में पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, यानी उन्हें बाहर से लाना पड़ता है, दूर दूर तक जाना पड़ता है। ये खतरनाक स्थिति, मतलब सही स्थिति नहीं है। कितना? 75% घरों में पीने के पानी की सुविधा नहीं। 2030 तक क्या डिमांड हमारी कितनी हो जाएगी? दोगुनी, मांग दोगुनी हो जाएगी। और यही हाल रहा तो जीडीपी में 6% तक की गिरावट आ सकती है। और कई शहरों में ग्राउंड वाटर, भूमिगत जल जो है वह क्या है? 0 लेवल पे आ गया। ठीक है, तो गंभीरता समझ गए? क्या गंभीरता भी समझा रहे थे हम? किसकी गंभीरता समझा रहे थे? यानी जल संकट है, भारत में जल संकट है, पूरी दुनिया में भी है और हमारे यहां भी है। तो क्यों है भाई? अब समझिए, जल है और संकट है तो क्यों है? जल का प्रबंधन नहीं है और जल की खपत अधिक है, और जो जल है उसका सही ढंग से प्रबंधन नहीं है, प्रदूषण है। जल का रिसाइकलिंग हम लोग नहीं कर रहे हैं, रिफिल नहीं कर रहे हैं, रीस्ट्रक्चरिंग जल स्रोतों का नहीं कर पा रहे हैं। समझ आई बात? 3R, रीस्ट्रक्चरिंग जल स्रोतों का पुनर्निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, रीफिलिंग जो जल स्रोत है सूख रहे हैं तो उसको फिर से भरने का कोई उपाय या कर रहे हैं तो सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो इन सभी पहलुओं पर बात करेंगे। और रिसाइकिल नहीं कर रहे हैं, पानी अगर मान लीजिए गंदा पानी है, यूज किया हुआ पानी है, तो उसको रिसाइकिल करके फिर से उसको उपयोग में लाया जा सकता है। आप नहीं पीजिए, कम से कम पौधा को पानी तो मिल सकता है, या और काम में भी तो मिल जा सकता है वो पानी। क्लियर है? क्योंकि पानी कम है तो भारत में जल संकट की स्थिति है। तो क्यों है? तमाम पहलुओं पर बात करेंगे और क्या करना चाहिए, जल संकट दूर करने के लिए क्या करना चाहिए उस पर बात करेंगे। फिर आएंगे भारत में जल प्रबंधन के बाद इसके समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, और जल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान हमारे यहाँ क्या क्या है। जल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान है? नहीं है। आर्टिकल 21 में जीवन का अधिकार का एक अंग है जल, है ना। और जल से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर, संवैधानिक कानूनी पहलुओं पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए। अब जल संकट भारत में डेटा याद हुआ? पहले क्यों भारत में जल संकट के कारण। देखिए, भारत कृषि प्रधान देश है। भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि उत्पादन की दृष्टि से
विश्व के प्रमुख देशों में एक है। ठीक है, और हम लोग अधिकांश पानी किसमें खर्च करते हैं? अभी देखें डेटा कितना। सिंचाई कार्यों में, यहां सिंचाई कार्यों में जल की खपत सबसे अधिक होती है। और यह हमारे यहाँ सिंचाई के लिए परंपरागत तकनीकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पानी बह रहा है, पौधा के जड़ को जितना पानी मिल रहा है उससे ज्यादा पानी वाष्पीकरण भी हो रहा है और मट्टी सोख भी रहा है। नहीं समझे, इधर उधर पानी बह भी रहा है। तो परंपरागत तकनीकों या साधनों के द्वारा जो सिंचाई होती है उसमें पानी का अपव्यय बहुत अधिक होता है। जैसे आधुनिक साधन है एक जो बताए होंगे आप लोग, बताए हुए हैं ड्रिप इरिगेशन। उससे पानी टपक टपक कर जितना पौधा को चाहिए पौधे को के जड़ को मिल जाता है, पानी की बर्बादी कम होती है। तो वो हमारे यहाँ बहुत कम है कई कारणों से। सिंचाई कार्यों में जल की खपत सबसे अधिक होती है। सिंचाई के लिए परंपरागत तकनीकों का उपयोग किया जाता है। देश के अधिकांश भाग में परंपरागत तकनीकों से ही सिंचाई होती है। जिनमें जल का अधिकतम अपव्यय होता है। और एक मिनट, हमारे यहाँ जो जमीन पर आपका मालिकाना हक है, जमीन के नीचे पानी जितना आप दोहन कर सकिए, छूट है ना, रोकने वाला कोई है नहीं है, कितना दोहन कर सकिए पानी निकालिए। कार को 4 बार धोइए, ठीक है, कुत्ता को नहाइए, जितना पानी बर्बाद करना है कीजिए, क्योंकि आपके जमीन के नीचे है। तो जमीन के नीचे पानी को का दोहन करने के लिए कोई कानून हमारे यहाँ, उसको कंट्रोल करने के लिए कि आप पानी का कोई बर्बादी मत कीजिए, उतना ही दोहन कीजिए जितना उपयोग जरूरी हो। ठीक है, तो भूमिगत जल का अनियंत्रित और अधिकतम दोहन होता है। भूमिगत जल का अधिकतम और अनियंत्रित दोहन होता है। यह भारत में जल संकट का प्रमुख कारण है। तो पहला कारण क्या हो गया? कृषि प्रधान देश और सिंचाई में अधिकतम क्या अपव्यय होता है। क्यों होता है?
परंपरागत साधनों के कारण। और भूमिगत जल का भूमिगत जल का दोहन क्या होता है? नियंत्रित है? नियंत्रित है? नहीं, अधिकतम और अनियंत्रित दोनों, जितना मर्जी हो, जैसे हो दोहन करो। अनियंत्रित तो जलाभाव का एक बड़ा कारण ये है। पानी का अधिकांश किस में जाता है? कृषि में। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और उसमें परंपरागत तकनीकों की सारी सिंचाई की जाती है, जिससे पानी का अधिकतम अपव्यय होता है। दूसरी बात, जो जल पुनर्भरण क्षेत्र है, निकाय है, ठीक है, जल पुनर्भरण क्षेत्र है, निकाय है, वो सूख रहे हैं, उनका प्रबंधन सही ढंग से नहीं हो रहा है। जैसे आहर, पैन, कुएं, तालाब, ठीक है, इनका रख रखाव सही ढंग से नहीं होता है। दूसरी बात, इनका अतिक्रमण, आहर, पैन, ये सब पर क्या रोड बन जाते हैं, लोग मकान बना लेते हैं। अतिक्रमण और उनके पुनर्भरण पर ध्यान नहीं दिया जाता है। देखिए, परंपरागत जल पुनर्भरण क्षेत्रों का घटना। परंपरागत जल पुनर्भरण क्षेत्रों का घटना। ठीक है, पहले बहुत सारे कुएं होते थे, तालाब होता था, आहर, पैन, छोटे छोटे नाले, छोटी छोटी जलधाराएं होती थी, तो वर्षा का जल जो होता था सब में समा जाता था। अब सब क्या तेजी से निर्माण कार्य हो रहा है। निर्माण कार्य तेजी से क्यों हो रहा है? आबादी बढ़ रही है ना, नगरीकरण, औद्योगिकरण, शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। निर्माण कार्य जो हो रहे हैं तो लोग क्या कर रहे हैं? कुएं को ढक दे रहे हैं, तालाब को ये कर दे रहे हैं, भर दे रहे हैं। आहर पैन का कोई रख रखाव नहीं, ठीक है, उस पर रोड बना दिया गया, कुछ और बना दिया गया, ठीक है, अनदेखी हो रही है। तो ये भी जलाभाव का एक बड़ा कारण। ठीक, देखिए, जैसे हमारे यहाँ बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी है, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी से संबंधित जो हमें इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार वहाँ पर भूमिगत जल का दोहन नहीं होता, लेकिन वहाँ हजारों स्टूडेंट रहते हैं, ठीक है, प्रोफेसर भी रहते हैं, बहुत सारे स्टाफ भी रहते हैं। उनका कैसे चलता है? तो बड़ा बड़ा तालाब, जल पुनर्भरण क्षेत्र बना रखा है नालंदा यूनिवर्सिटी ने, उससे पानी इकट्ठा होता है, उसी पानी को यूज करता है पूरा साल। समझ आई बात? ग्राउंड वाटर नहीं लेता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? ग्राउंड वाटर को बचाना चाहिए। जो वाटर हार्वेस्टिंग होता है, मतलब जो रेन वाटर है, उसका संग्रहण करना चाहिए और उसका यूज करना चाहिए। वो जब कम पड़ जाए तब ग्राउंड वाटर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उस पानी को जाने देते हैं, जाओ जहां जाना है। अब जो हमारे यहाँ है तो ये उल्टी बात नहीं है, हा? अरे मुफ्त में, मतलब विवेक की बात क्या कहती है, कॉमन सेंस की बात क्या कहती है? जो मुफ्त में आ रहा है उसको पहले रखो, समझ में आ रही बात? जो अपना है उसको बचा के रखो। कंसेप्ट समझिए मैनेजमेंट का। क्या जो मुफ्त में मिल रहा है उसको क्या करना है? बटोर लेना है पैसा और जो अपना है उसको बचा के रखना है। तो क्या होगा? संकट नहीं होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या हो, जहां जाना है यार, बेवकूफी कर रहे हैं ना। और जो है रिजर्व उसको खूब खर्च कर रहे हैं, बेदर्दी से खर्च कर रहे हैं, तो संकट होगा ही। तो एक तो सिंचाई कार्यों में बहुत अधिक व्यय होता है। उसके बाद जो जल पुनर्भरण क्षेत्र है, परंपरागत आहर पैन, ये छोटी जलधाराएं, पिछले बार भी मैंने बताया था ना कि 200 से अधिक जलधाराएं हैं बिहार पे, जिसका मुख्य नदी से संपर्क नहीं तो वो बारिश का पानी क्या करता था?
रख लेता था अपने पास, और जब मुख्य नदी में पानी कम होती तो पानी रखिए, कितना पानी चाहिए। और जब मुख्य नदी में पानी अधिक होता था तो कहता ठीक है लाइए यहां रख लेते हैं। तो बाढ़ स्थिति भयावह, बाढ़ बस्ती तक विरले पहुंचता था। ठीक है, लिखिए, परंपरागत जल पुनर्भरण क्षेत्रों का घटना तथा तीव्र निर्माण कार्य के क्रम में तीव्र निर्माण कार्यों के क्रम में परंपरागत जल निकायों की अनदेखी, परंपरागत जल निकायों की अनदेखी भी जल संकट के लिए जिम्मेवार है। ये सब क्या करता था? जो आहर था, आहर, पैन, तालाब, कुआं, ये क्या करता था? पानी ले लेता था बारिश का, और उसके बाद पानी बारिश का ले लेता था तो ग्राउंड वाटर लेवल क्या बना रहता था। लेकिन जब ये विलुप्त होने लगे, लोग इस पर निर्माण कार्य करने लगा, घर, सड़क, रोड, पेट्रोल पंप, स्कूल, हॉस्पिटल बनने लगा। ठीक है, तो क्या हुआ? वाटर लेवल, ठीक है, बहुत सारे शहर हैं, पटना भी है, तो वाटर लेवल गर्मी में काफी नीचे चला जाता है, चापाकल पानी देना छोड़ देता है। देखते हैं कि नहीं? तो लिखिए, परंपरागत जल निकायों जैसे आहर, पैन, पैन ऐसे लिखिएगा, तालाब, पहले तालाब बहुत होते थे, कुएं, अब तो लोग कुआं को ढक देता है, आदि विलुप्त हो रहे हैं। ये जल निकाय वर्षा जल को रोककर और संग्रह कर भूमिगत जल का पुनर्भरण, रिचार्ज, क्या पुनर्भरण, फिर से भरना, रिचार्ज करते हैं। लेकिन इसकी संख्या में आ रही कमी के कारण भूमिगत जल का समुचित पुनर्भरण नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे लिखिए। और जो तालाब, मान लीजिए तालाब है कहीं या नदी है, तो वहां पर केमिकल्स, रासायन या प्रदूषित पदार्थ बहा दिए जाते हैं, तो परिणाम क्या होता है? वो पीने योग्य पानी नहीं रह जाता है। देखिए, तालाबों और नदियों में
रसायनों, प्रदूषित पदार्थों को बहाना या रसायनों या अन्य प्रदूषित पदार्थों को छोड़ना, बहाना परंपरागत। नेक्स्ट, तालाबों, नदियों में क्या, तो बहुत सारे केमिकल फैक्ट्रीज नदियों किनारे हैं, उसका केमिकल्स, ठीक है। कानपुर में गंगा है, बहुत प्रदूषित है, गंगा किनारे है ना, ठीक है। सारा चमड़ा का फैक्ट्री का सारा कचरा जाता है, तो प्रदूषित होगा कि नहीं। तालाबों, नदियों में रसायनों या अन्य प्रदूषित पदार्थों को बहाना। उसके बाद लिखिए परंपरागत जल निकायों में अपशिष्ट जल एवं मल जल का प्रवाह। और मल जल समझते थे, मल जल का प्रवाह। उसके बाद बहुत बड़ा बड़ा जल निकाय जो है, बड़ा बड़ा तालाब है या छोटी छोटी जो जलधाराएं हैं, तो वो वहां गाद जम जाता है। गाद जम जाने के कारण क्या होगा, बारिश के पानी को संग्रहित करने की उसकी क्षमता बढ़ेगी, घटेगी, जाएगी। तो क्या किया जाना चाहिए, गाद को नियमित रूप से हटाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा काम नहीं होता है। बड़ी नदियों का नहीं होता है, तो छोटी छोटी जल निकायों का कहां से। लिखिए, बड़े जल निकायों में जमा हुए गाद को समय समय पर नहीं हटाया जाना, जिसके कारण मानसून के दौरान इनकी जल संग्रहण क्षमता में कमी आ जाती है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखिए, हमारे यहाँ 3 मुख्य क्षेत्र है जिसमें जल का उपयोग होता है। कृषि है, घरेलू क्षेत्र है और उद्योग, पता है ना। तो इन तीनों के मध्य जल का प्रबंधन और वितरण सही ढंग से नहीं हो पा रहा। यह भी जलाभाव का, जल संकट का कारण है। लिखिए, एक्चुअली जल को हम लोग समझ ही नहीं रहे कुछ, क्योंकि मुफ्त में मिला हुआ ना, जल को नहीं समझ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे जल दुर्लभ होता जाएगा, जल का महत्व बढ़ता जाएगा, और महत्व बढ़ता जा रहा है। छोटे छोटे गांवों में, दूर दराज क्षेत्रों में भी पानी की कमी होने लगी है। जहाँ पानी की कमी होने की संभावना का लोग अंदाजा नहीं लगा सकता था, सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ पानी की कमी होगी। पानी की कमी क्या मतलब, ग्राउंड वाटर, ग्राउंड लेवल वाटर, वहाँ भी पानी की कमी हो रही है। ठीक है, वहाँ लोग वो पानी के जार में मंगा मंगा के पी रहे हैं, या पानी का बोतल चल रहा है। ठीक है, यही आश्चर्य की बात है। चारों ओर पानी ही पानी है। हमारे शरीर में भी 80% पानी है, फिर भी पानी की बिक्री
हो रही है। नहीं, चारों ओर पानी ही पानी है, फिर भी पानी खरीद कर हम लोग पी रहे हैं। ये कहीं ना कहीं पानी के समझ, पानी के बारे में जो हमारा विवेक है, सोच है, आदत है, वो सही नहीं है। इसलिए देखिए, कृषि, उद्योग और घरेलू क्षेत्रों, कृषि, उद्योग, घरेलू क्षेत्रों या उपभोक्ताओं के मध्य समुचित जल प्रबंधन और वितरण की कमी। समुचित जल प्रबंधन और वितरण की कमी। देखिए, उसके बाद बड़े बड़े सांस्कृतिक आयोजन होते हैं नदियों के किनारे, और जब आयोजन होता है तो आयोजन में जो कचरा मनुष्य छोड़ता है या बिजनेसमैन छोड़ते हैं, दुकान छोड़ता है, सब कचरा कहाँ जाता है? या भगवान छोड़ते हैं, नहीं समझे? सब कचरा कहाँ जाता है? नदियों में। दाह संस्कार, ठीक है, वहाँ लोगों के दिमाग में है कि भगवान को जो या चढ़ाते हैं फूल पत्ती वगैरह, वो कहाँ जाना चाहिए? नदी में ही। तालाब में मूर्ति का विसर्जन भी करते हैं। ये सब कारणों से क्या होता है? पानी प्रदूषित होता है। और जल तनाव किस बात की है? याद कीजिए, जल तनाव, तनाव बात किस बात की है? एक तो है कि उपलब्ध नहीं हो रहा है, और जो उपलब्ध हो रहा है वो भी प्रदूषित हो रहा है, पीने योग्य, इसलिए पहले जल तनाव पर है। तनाव किस बात की? मांग के तुलना में आपूर्ति नहीं होना, जरूरत की तुलना में उपलब्धता न होना, और दूसरी बात उपलब्ध होना भी तो उसकी गुणवत्ता खराब होना। तो गुणवत्ता खराब कौन करता है? बहुत सारे लोग ये करते हैं, जिसमें एक कारण ये है क्या? नदियों, तालाबों या जल स्रोतों के किनारे सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन, दाह संस्कार, मूर्ति विसर्जन आदि। क्लियर है? देखिए, नदियों, तालाबों या अन्य जल स्रोतों के किनारे सांस्कृतिक उत्सवों दाह संस्कार उत्सवों के आयोजन, दाह संस्कार, मूर्ति विसर्जन आदि के कारण जल का प्रदूषित होना। ठीक है, उसके बाद लिखिए, भारत में कानून के तहत जमीन के मालिक को जमीन के नीचे जल का भी मालिकाना हक मिल जाता है।
मालिकाना हक मिल जाता है, जबकि भूमिगत जल साझी संपत्ति है। साझी संपत्ति है क्योंकि वो तो ये प्रवाहमान जल है ना, वो तो साझी संपत्ति है। इसके बाद हमारे यहाँ बोरवेल टेक्नोलॉजी जानते हैं ना, ट्यूबवेल, उससे भी पानी का अंधाधुंध दोहन होता है। लिखिए, बोरवेल और ट्यूबवेल तकनीकी से बोरवेल नहीं एवं ट्यूबवेल तकनीकी से धरती के गर्भ से अधिकाधिक जल का दोहन किया जाना। जितना जल वर्षा से पृथ्वी में समाता है, जितना जल वर्षा से पृथ्वी में समाता है, उससे अधिक जल निकाला जा रहा है। और जल संरक्षण पर ध्यान नहीं देते। लिखिए, जल संरक्षण पर ध्यान, समुचित ध्यान नहीं देना। निर्वनीकरण निर्वनीकरण या वन क्षेत्रफल में कमी के कारण भी जल संकट की स्थिति उत्पन्न होती है। और आप लोग जानते हैं, शहरों में धड़ल्ले से आरओ प्रणाली बढ़ रही है। आरओ का उपयोग, आरओ में क्या है, 1 लीटर पानी के लिए कितना लीटर बर्बाद करता है? 3 लीटर लगभग बर्बाद करता है। 70% पानी बर्बाद करता है। तो ये क्या है, ये उचित नहीं है। लिखिए, आरओ से रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस प्रणाली से पानी की भारी बर्बादी शहरी क्षेत्रों में हो रही है। तो ये गांवों में भी लोग आरओ यूज करने लगे हैं। आरओ प्रणाली से पानी की भारी बर्बादी शहरी क्षेत्रों में हो रही है। आरओ के अंधाधुंध प्रचलन से पेयजल के मामले में 70% तक जल की बर्बादी होती है।
नेक्स्ट, राजनीतिक इच्छा शक्ति, प्रशासनिक इच्छा शक्ति की कमी, राजनीतिक प्रशासनिक इच्छा शक्ति की कमी, गलत प्राथमिकताएं, गलत प्राथमिकताएं, आम जनता की उदासीनता, एवं भ्रष्टाचार ही जल संकट के लिए जिम्मेवार हैं। जल संसाधन की समृद्धि से संबंधित, जल संसाधन की समृद्धि, ग्रोथ से संबंधित योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद समस्याग्रस्त क्षेत्रों की संख्या उतनी ही बनी रहती है। संख्या उतनी ही बनी रहती है। लास्ट में 13वीं कर दीजिए, स्पष्ट जल नीति, स्पष्ट जल नीति, जल जागरूकता, जल शिक्षा, जल संस्कार, की कमी भी जल संकट के कारण है। ठीक है, तो भारत में जल संकट के क्या कारण है? भारत कृषि प्रधान देश है और पानी का अधिकांश व्यय सिंचाई कार्यों में होता है। सिंचाई कार्यों में परंपरागत तकनीकों के उपयोग के कारण अधिकतम अपव्यय होता है। ठीक है, और कृषि क्षेत्र में भूमिगत जल का अनियंत्रित दोहन होता है। अरे पंप सेट लगा दिया, अपना पानी निकल रहा है, खेत में भी जा रहा है, इधर उधर भी फैल रहा है। ठीक है, दूसरा, परंपरागत जो जल पुनर्भरण क्षेत्र थे, जल संग्रहण के लिए जिम्मेवार निकाय, जो प्राकृतिक रूप से जल को क्या करते थे? संचित करते थे, वर्षा जल को, जैसे आहर, पैन, तालाब, कुएं, छोटी जलधाराएं। ठीक है, इनका रखरखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है और ये विलुप्त हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? तेजी से इन पर निर्माण कार्य हो रहा है, इन्हें ढक दिया जा रहा है। ये क्या करते थे? वर्षा जल का संचय करते थे, जिससे भूमिगत जल स्तर बना रहता था, लेकिन ये तेजी से लुप्त हो रहे हैं और यह भी ये जल संकट का एक प्रमुख कारण है। जो तालाब है, नदियां हैं, उनके किनारे कारखाने लगे रहते हैं और कारखानों के अपशिष्ट को, रसायनों को नदियों तालाबों में बहा दिया जाता है, जो पीने योग्य, धीरे धीरे पीने योग्य, उनकी गुणवत्ता खराब होती है और पीने योग्य नहीं रह जाता है। और जो परंपरागत जल निकाय है, तालाब है या और भी छोटी जलधाराएं वगैरह, उसमें क्या मल जल जो और अपशिष्ट बहा देते हैं। समझ में आई बात? जैसे किसी भी शहर का देखिएगा, अपशिष्ट जल जो होता है नाला के थ्रू कहाँ जा रहा है, देखिएगा कोई ना कोई वाटर सोर्स है परंपरागत, उसमें बहा देता है लोग। उसके बाद जो जलधाराएं हैं वो जो वर्षा जल का संचय करती हैं, ठीक है,
उनमें नियमित रूप से गाद को न हटाने से क्या होता है, उनके वर्षा जल संग्रहण की क्षमता कम हो जाती है। कृषि उद्योग और घरेलू क्षेत्रों में पानी का सही ढंग से प्रबंधन नहीं हो रहा है, न वितरण हो रहा है। जल स्रोतों के किनारे सांस्कृतिक महोत्सव, उत्सवों का आयोजन, दाह संस्कार, मूर्ति विसर्जन आदि से भी जल स्रोत क्या हो रहे हैं, प्रदूषित हो रहे हैं। भूमिगत जल हमारे यहाँ जमीन का मालिकाना हक जैसे ही मिलता है, ठीक है, भूमिगत जल का भी मालिकाना हक मिल जाता है। परिणामतः लोग भूमिगत जल का अनियंत्रित और मनमाने तरीके से बेदर्दी से दोहन करते हैं, उनके संरक्षण पर ध्यान नहीं देते हैं। बोरवेल और ट्यूबवेल प्रौद्योगिकी बहुत ज्यादा जल खींचता है। जितना वर्षा जल से समाता है धरती के अंदर पानी, उतने उससे ज्यादा ये खींच लेता है। जल संरक्षण पर हमारे यहाँ ध्यान नहीं दिया जाता है। निर्वनीकरण, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, निर्वनीकरण भी एक है। उसके बाद जल नीति, जल जागरूकता, जल शिक्षा, जल संस्कार। जल संस्कार क्या? हाँ, गांधी जी एक बार साबरमती के किनारे पानी से अपना ये कर रहे थे, मुंह धो रहे थे, तो पानी को बहुत संभल संभल कर गिरा रहे थे। तो एक बच्चा था, उसने कहा, बापू पानी के नदी के बगल में आप हैं और पानी को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खर्च कर रहे हैं। ठीक है, समझ में नहीं आई बात। उन्होंने समझाया कि पानी जो है वह प्रकृति की दी हुई चीज है, तो प्रकृति हमारी जरूरत को पूरा कर सकती है, लेकिन लालच को नहीं। तो प्रकृति से उतना ही लेना चाहिए जितने से हमारा काम चल सके। हम पानी का अपव्यय क्यों करें, उतना ही पानी का उपयोग क्यों न करें जितने पानी से हमारा काम चल जाए। ठीक है, जो पानी बचेगा वह और लोगों के उपयोग में आएगा। तो ये समझना कि जल जो है हमारी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, वह क्या है, साझी संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति है। जल सबके लिए होना चाहिए। अधिकतम दोहन का उपयोग, दोहन का नियत नहीं रखना। ये क्या है, जल संस्कार। क्या है, जल संस्कार। इसी से जुड़ी है जल शिक्षा। एक स्पष्ट जल नीति होनी चाहिए। वो कौन बनाएगा, सरकार बनाएगी। ठीक है, तो ये जल संकट के हमारे देश में क्या कारण है, और यही लगभग पूरे विश्व में भी लगभग यही कारण है। बिहार में भी लगभग पूछा जाए बिहार में जल संकट, उसका भी लगभग यही कारण कंसेप्ट के आधार पर लिखा जाएगा। इसके बाद हम लोग सुझाव देंगे कि क्या किया जाना चाहिए। तो संकट के जो कारण है उसी से सुझाव भी निकलते हैं। ठीक है, सुझाव पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। ओके।